नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर हम लाइव जुड़ चुके हैं। हम कल पढ़ रहे थे पवन, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्थायी पवन, परमानेंट विंड्स, जो थी हमारी प्लेनेटरी विंड्स जिनको हम कह सकते हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और विषुवत रेखे पछुआ पवन। ये कल 4 हमने पवन पढ़ी थी। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अस्थाई, इनको अस्थाई भी कह देते हैं, अर्ध स्थाई भी कह देते हैं। अभी सब बातें बताऊंगा। अर्ध स्थाई कहने का क्या मतलब है। सामयिक पवन, सामयिक पवन, सामयिक पवने, ये हमारी आज की पवन है, आज की क्लास है। मेरे हिसाब से पवन का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। क्लास में शायद 5 नंबर लिखा है, लेकिन वैसे 4 नंबर है। ओके, चलो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, इन पवनों का मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आप सबसे पहले देखिए, एक बार आप देखें आवाज वगैरह सब सही है। आज हम जो बात करेंगे ओके, एकदम सही है। ये पवन जो होती है, इनका क्षेत्र जो होता है, जिस क्षेत्र में चलती है वो वर्ष भर एक रहता है, वर्ष भर समान रहता है। मतलब जिस क्षेत्र में चलेंगी वहां पूरी साल चलेंगी, लेकिन इसमें दिशा जो है वो कम से कम एक बार पूर्णतया बदल जाएगी, पूरी एकदम बदल जाएगी। ओके, दिशा जो होती है वो क्या होती है, पूर्णतया बदल जाती है। और जब पूर्णतया बदल जाएगी तो आप समझिए कि एक चीज इसकी स्थायी हो गई और एक जो है वो अस्थायी हो गई। इसलिए अस्थायी दिशा है, इसलिए अस्थायी कह देते हैं। अर्धस्थायी इसलिए कहते हैं, क्षेत्र स्थायी है, दिशा जो है वो अस्थायी है, तो अर्धस्थायी कह देते हैं। सामयिक इसलिए कह देते हैं कि इन पवनों की दिशा जो है वो समय के अनुसार बदलती है, इसलिए इसका नाम होता है सामयिक पवन। तो ये आपकी तीनों बातें हैं। ओके, हाँ, अब देखिए अगली बात क्या होती है। ये पवन वर्ष भर एक ही क्षेत्र में चलती है, परंतु वर्ष में कम से कम एक बार अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेती हैं, पूर्णतया बदल लेती हैं। हाँ जी, कम से कम एक बार अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेती, अतः इन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। अतः इन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। ठीक है जी, इन्हें दिशा परिवर्तन के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। मतलब इनकी दिशा जो है वो कैसे बदलेगी, कब बदलेगी, कौन से समय में बदलेगी, उसके आधार पे इसे 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर एक जो होती है वो होती है मॉनसूनी पवन, जिसको मॉनसूनी पवन कहते हैं। मॉनसूनी पवन, तो मॉनसूनी पवन जो होती है इसकी दिशा किसके अनुसार बदलेगी, दिशा ऋतुओं के अनुसार
ऋतुओं के अनुसार बदलती है। गर्मी सर्दी के अनुसार बदलेगी। और दूसरी आपकी होती है जिसका नाम होती है सामयिक, सामयिक या दैनिक पवन। दैनिक पवन मतलब इसकी दिशा जो है वो किसके अनुसार बदलेगी? दिन रात के अनुसार। मतलब दिन रात के अनुसार दिशा बदल जाएगी, तब उसका नाम होता है सामयिक या दैनिक। और ऋतुओं के अनुसार बदलेगी तब उसका नाम होता है आपका मानसूनी पवन। यानी कि अर्धस्थायी या अस्थायी पवन वापिस दो प्रकार की हो गई। ये आपकी बात थी। अब आप मॉनसून पवन की बात करेंगे। मॉनसून पवन, देखो पहले आपको इसका एग्जाम्पल बता दूं। ठीक है जी, एग्जाम्पल बता देते। जैसे ये आपका भारत है, मोटे तौर पे बताएंगे यहां इंडिया में, मतलब सामान्य पवन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। भारत के मानसून के परिप्रेक्ष्य में यहां बातें नहीं करेंगे, मोटी मोटी बात करेंगे। ये 0 डिग्री है और ये आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण। अब देखिए सूर्य आपका सीधा चमक रहा है यहां, सूर्य आपका सीधा चमक रहा है यहां। इसका मतलब कौन सी तारीख है? 21 जून। इस समय यहां तापमान ज्यादा और वायुदाब कम होगा, और इधर तापमान कम और वायुदाब ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब आपको पता है ये पवनें पहले दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगी, तब तक ये बाईं ओर मुड़ेंगी, और जैसे भारत की ओर जाएंगी दाईं ओर मुड़ेंगी 0 डिग्री के ऊपर, और ये आपकी मॉनसून पवन भारत में चलेंगी। इनका नाम होगा दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पवन। यही भारत रहेगा, यही चीजें रहेंगी। और जब सूर्य आपका यहां आ जाएगा 22 दिसंबर को, तो पूरी बात बदल जाएगी। अब सूर्य यहां सीधा चमकेगा, यहां तापमान ज्यादा और वायुदाब कम होगा, और इस समय यहां तापमान कम और वायुदाब ज्यादा होगा, यहां कम होगा। पवन कहां से कहां चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। ये गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। दाईं ओर मुड़ेंगी, दाईं ओर मुड़ेंगी। अभी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला गया तो वायुदाब पेटी भी नीचे चली जाती है, और इसका नाम होता है उत्तरी पूर्वी मॉनसून पवन। भारत के भूगोल वाले चैप्टर में इनको सबको पढ़ेंगे। फ्लोन महोदय ने क्या कहा, ITCZ सिद्धांत क्या है, भारतीय मानसून का गर्त किसे कहते हैं, भारतीय मानसून का हीटर किसे कहते हैं, ये सब बातें हम करने वाले हैं। और आपको पता चला कि मानसून पवनों ने कैसे ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल दी। गुड इवनिंग बेटा पूनम, थोड़ा सा लेट रहते हो, क्लास शुरू होते ही आया करो। 4:10 से लेके 4:20 के बीच हम क्लास शुरू कर देते हैं। ओके, अब आप देखिए मानसून, थोड़ी सी बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा मानसून की, क्योंकि आप एक बार नहीं 100 बार सुन चुके होते हो। राजस्थान की भूगोल में, भारत की भूगोल में मानसून शब्द, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? अरबी भाषा का शब्द जो मौसम शब्द से लिया है। कौन से शब्द से लिया है? मौसम। मौसम शब्द से लिया है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार
चलने वाली पवन। अब आपको समझ में आया, ये ऋतुओं के अनुसार चली। इसको आप थोड़े से फर्स्ट ग्रेड लेवल पे सोचो तो फिर आपको क्या बताना होगा, ये होती है विश्वोत्तरेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये आपकी एलपी होती है, एलपी। और जब सूर्य ऊपर चला जाता है तो ये एलपी भी यहां चली जाती है, लो प्रेशर बेल्ट। और तब ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर चलती है, जिनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कहते हैं। याद रखना, भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति वायुदाब पेटियों के खिसकाव से होती है, वायुदाब पेटियों के खिसकाव से होती है। बहुत काम की बात बताई है। भारत में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन क्या, कौन सी पवन होती है? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। भारत की भूगोल में पूरा विस्तार से ये बातें बताऊंगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो देखते चलो। हाँ, ये बात समझ में आ गई। मॉनसून शब्द सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? मॉनसून शब्द सर्वप्रथम अल मसूदी ने दिया, अल मसूदी ने दिया। ठीक है जी। सेकंड ग्रेड में ये बातें खूब आ सकती हैं, क्योंकि आजकल बच्चा सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सब परीक्षाएं देता है, तो ये सब सवाल ऐसे आते रहते हैं। अगली बात, ये पवन वर्ष में कम से कम एक बार अपनी दिशा अवश्य बदल लेती हैं। वर्ष में कम से कम एक बार अपनी दिशा अवश्य बदलती, पूर्णतः बदल लेती, ये नियम है। एक बार अपनी दिशा, यहां एक वर्ड ये यूज करें, पूर्णतया बदल लेती, तब ज्यादा सही रहता है। पूर्णतः का मतलब पहले इधर जा रही थी फिर उधर से ही आ रही है, तो इसको मॉनसून पवन कहते हैं। विश्व में मॉनसून जलवायु कहां पाई जाती है? मॉनसून पवन 8 डिग्री से 28 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। ये 8 से 28 इसलिए चलती है कि वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण ऐसा होता है, इसलिए वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण इनकी दिशा बदलती है, इसलिए 8 से 28 डिग्री के बीच चलती है। और क्षेत्र कहां है इसका पूरे विश्व में? तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत वाला और आपके म्यांमार इंडोनेशिया तक का पार्ट, ये आपकी मानसून पवन थी। हम यहां इस चैप्टर में केवल इतनी बात करेंगे। जब भारत की भूगोल पढ़ेंगे तो पूरी विस्तार से भारत से संबंधित इसकी बातें करने वाले हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आई, क्या आती है, तो कोई बहुत मुश्किल बात है ही नहीं। अब आपकी 2 नंबर है सामयिक पवन। सामयिक जो पवन होती है, इनका एक नाम और है दैनिक पवन। सामयिक पवन या दैनिक पवन, ठीक है जी। दैनिक पवन क्यों? दिन रात के अनुसार इनकी दिशा बदल जाती है। आपके सामने अभी देखो, ये आपका मान लो जल है, ये जल है, थोड़ा और कर लेते हैं जल, ये स्थल है।
अब आप केवल एक बात देखना, ये आपका निकल आया सूर्य। सूर्य का प्रकाश स्थल पे भी आएगा, सूर्य का प्रकाश जल में भी आएगा। आपको पता होना चाहिए सूर्य का प्रकाश जल में 20 मीटर अंदर तक जाएगा, 20 मीटर अंदर तक जाएगा, और धरातल में 10 सेंटीमीटर अंदर तक। तो धरातल तो पतली सी पथ है और जल ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, स्थल जो है ये जल्दी गर्म हो जाएगा दिन में, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा, कम। और ये क्या रहेगा, अभी टेम्परेचर कम और वायुदाब ज्यादा, हाँ तापमान कम रहेगा। एक बात, एक दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि जल को ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो फिर अभी जल जो है ना, जल का तापमान लगभग लगभग बराबर रहता है, दिन रात से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप देखो, दिन में तो वो गर्म नहीं हो पाएगा और रात में ठंडा नहीं हो पाएगा, तो फिर दिन में तो ठंडा हो गया। अब पवन हमेशा कहां से कहां चलेगी, इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। याद रखना, जो पवन जहां से चलेगी वही उसका नाम होगा, और ये पवन आपकी जल से चल रही है, इसलिए इसका नाम होगा जल समीर। ये आपकी रात हो गई, रात, चंद्रमा आ गए, चंदा मामा आ गए, तो आप बताओ स्थल क्या होगा, ठंडा। स्थल तो तुरंत ठंडा, और तुरंत ठंडा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा, और पानी अभी क्या रहेगा, गर्म, और इसलिए वायुदाब क्या रहेगा, कम। और पवन कहां से कहां चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। वही क्षेत्र, वही चीजें, और क्या बदल गई, पवन बदल गई। इसका नाम है स्थल समीर, इसका नाम स्थल समीर है। इन पवनों ने क्षेत्र वही रहा, अपनी दिशा बदल दी दिन रात के अनुसार। ऐसी पवनें सामयिक पवन कहलाती। तो आपसे फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, दिन में पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, रात्रि में स्थल से जल की ओर चलती हैं। कौन सत्य है कौन है सत्य, आप रट के इनको बात याद नहीं रख सकते। आपको याद रखना है, सूर्य आया स्थल जल्दी गर्म होगा, सूर्य गया स्थल जल्दी ठंडा होगा, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। बस इतनी सी बात में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बात और पता होनी चाहिए, ये इसका तट है। आपकी जल समीर का प्रभाव तट से 60 किलोमीटर तक होता है, बस तट से 60 किलोमीटर तक होता है। इससे ज्यादा जो होता है वो मानसून पवन होती है, वो मानसून पवन होती है, वो जल समीर और स्थल समीर नहीं होती। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई। एक बार आप कमेंट करके बताओ, इतनी बातें समझ में आई क्या। ओके, आ गई तो चलते हैं। हाँ, पहली बात, दिन और रात बनने से दो विरोधी सतहों पर, दो विरोधी सतहों पर, मतलब एक जल एक स्थल, एक पर्वत एक घाटी, दो विरोधी स्थल होने चाहिए। दो विरोधी सतहों पर तापमान एवं वायुदाब के अंतर के कारण इनकी दिशा दिन एवं रात के अनुसार
बदल जाती है। ऐसी पवन सामयिक या दैनिक पवन कहलाती हैं। दैनिक पवन कहलाती हैं। हाँ जी। अब देखो, पहली देखेंगे जल समीर तथा स्थल समीर। जल समीर तथा स्थल समीर, इनका नाम होता है लैंड एंड सी ब्रिजेज। सर दोबारा बताओ। देखो बेटा, एक बार फिर बताता हूं। एक बात याद रखें, स्थल जो होता है उसमें सूर्य का प्रकाश केवल 10 सेंटीमीटर तक जाता है। तो मतलब पतला भाग है तो जल्दी गर्म होगा, जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा। आप महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं। तवा जो होता है ना, तवा, यदि तवा भारी हो गैस के ऊपर रखोगे तो बहुत देर बाद गर्म होगा, और गैस बंद करने के बाद बहुत देर बाद ठंडा होगा। और पतला हो तो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। सेम बात यहां लागू होती है। पानी में सूर्य की किरणें 20 मीटर तक जाती हैं, तो ये मोटा तवा हो गया, ये धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। और स्थल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। जैसे सूर्य का प्रकाश आया आपके सामने, तापमान बढ़ गया, क्योंकि ये तो जल्दी गर्म हो गया, और तापमान बढ़ते ही वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। टेम्परेचर और वायुदाब आप बढ़ते आ ही रहे हो, और इस समय पानी रहेगा ठंडा, तो तापमान कम वायुदाब ज्यादा। पवन कहां से कहां चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। जल से चली इसलिए नाम जल समीर। इतनी बात है। रात्रि हुई, स्थल हो गया ठंडा, तो यही बात तो मैंने बताई, जल्दी ठंडा हो गया स्थल, तो ये तापमान कम वायुदाब ज्यादा। ये अभी रहेगा गर्म, तो फिर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब चलेगी, ये नाम हो गया स्थल समीर। बस इतनी बात था। लैंड एंड सी ब्रिजेज, इसमें ये वायुदाब उइदू वाली बात नहीं लिखूंगा, ये तो दिख ही गई वहां। दिन में पवने जल से स्थल की ओर चलती हैं। क्यों चलती है, वायुदाब क्या रहता है, वो हमने वहां समझा दिया बिल्कुल। अब पूरी बात लिखूं तो चलो लिख भी दूंगा मैं तो। दिन में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, अतः उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। ठीक है जी। और फिर क्या हो गया, इसलिए पवन कहां से कहां चलेंगी, निम्न वायुदाब स्थापित हो गए, तो अतः पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है जी। अब हम अगली बात पे चलें। जल समीर का प्रभाव तट से 60 किलोमीटर तक होता है। ये जल समीर स्थल समीर वाली पवन 60 किलोमीटर तक चलती है। आवाज जल से आएगी तो नमी लेके आएगी, थोड़ी बहुत वर्षा करेगी, तो ये बात भी याद रखना। जल समीर हल्की वर्षा करती है। जल समीर हल्की वर्षा करती है।
रात्रि में पवने स्थल से जल की ओर चलती है, जिन्हें स्थल समीर कहते हैं। ये बात भी सही है। रात्रि में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, अतः वहां उच्च वायुदाब होता है। और आपको पता है पवन कहां से कहां चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये तो नियम है। नोट, जल दिन में अपेक्षाकृत ठंडा, जल दिन रात्रि में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। बिल्कुल, बस ये बात आपको पता है तो सारी बात आपको पता है, जरूरत ही नहीं है। अब बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? एक बार आप कमेंट करके बता दो। हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतनी बातें समझ में आई? ओके, अब हम बात करेंगे पर्वत समीर और घाटी समीर की। देखो, एक बात आपके लिए और रहेगी, इसमें आप ज्यादा दिमाग ने लगा के आप सीधी सी बात को समझोगे तो आसानी से समझ जाएगी। ये आपका क्या है? पर्वत। और ये क्या होती है? घाटी। पर्वत, घाटी और पर्वत। मैं आपको सीधी एक बात बता दूं, बस उसी से समझ जाओगे। ये आपका सूर्य निकल आया, तो सूर्य अब थोड़ा सा होना तो ऊपर चाहिए था, ऊपर से आएगी सूर्य का प्रकाश तो, लेकिन हमारे पास बोर्ड इतना ही है, तो चोटी पे भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और घाटी में भी पड़ेगा, सब जगह ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई? सूर्य जब चमकेगा, थोड़ी सी इसको नीची कर लेते हैं ताकि सूरज ऊंचा हो जाए। ये आपका सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश तो यहां पे भी पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश तो यहां पे भी पड़ेगा। दिन है, दिन तो दिन है, तो ये घाटी भी स्थल और पर्वत भी स्थल, तो वैसे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। बस एक ही बात का फर्क है कि दिन में तापमान बढ़ने से यहां की पवनें गर्म होकर ऊपर उठती है और घाटी से किधर चलती है? घाटी से पर्वत की ओर चलती है। अब ये चली घाटी से, इसलिए इसका नाम है घाटी समीर। एक बात। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये आरोही, आप छोटे बच्चे थे तब आरोही अवरोही पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा था शायद। तो आरोही, आरोही का मतलब होता है चढ़ता। जब हम छोटे बच्चे थे तो ऐसे पढ़ते थे, आरोही का मतलब चढ़ता, यानी आरोही में 3 शब्द, चढ़ता में 3 शब्द, और एक शब्द होता था अवरोही। अवरोही और उतरता, इसमें दोनों में 4-4 है, इसका मतलब उतरता। तो ये पवन चढ़ रही है, इसलिए इनको आरोही पवन कहते हैं। आरोही का ही एक नाम और भी होता है एनाबेटिक।
एनाबेटिक, इसको इंग्लिश में आप एनाबेटिक कहोगे। तो इसके तीन नाम हो गए, घाटी समीर, एनाबेटिक और आरोही पवन। ठीक है साहब। अब आपकी होगी रात, ये चंद्रमा उग गया, रात हो गई। रात होते ही जो पहले आपके दिन में जो पवनें ऊपर आई थी, वो रात होते ही पर्वत जो होते हैं वो विकिरण खिड़की होते हैं। ये मैंने आपको सूर्य तप वाले टॉपिक में पढ़ाया है, विकिरण खिड़की। ये क्या करता है, जल्दी जल्दी रेडिएशन छोड़ देता है और ठंडा हो जाता है। जैसे ठंडा होता है रात होते ही यहां की हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होते ही जो हवा ऊपर गई थी वो अब ठंडी होके नीचे आ जाती है। वो हवा अब ठंडी होके नीचे आ जाती है और ये आपकी पर्वत से आ रही है, इसलिए इसका नाम होता है पर्वत समीर। पर्वत समीर का एक नाम होता है अवरोही पवन। अब देखो, जो घाटी में गर्म हवा होती है उसको ये अपने ऊपर उठा लेती है और ठंडे वाली नीचे आ जाती है। तो एक तो यहां आपके नीचे टेम्परेचर हो गया कम और ऊपर हो गया ज्यादा। तो इसका मतलब होता है तापीय विलोमता। ये मैंने आपको तापीय विलोमता में भी पढ़ाया है कि घाटी समीर और पर्वत समीर के कारण रात्रि में घाटी क्षेत्रों में तापीय विलोमता उत्पन्न होती है। ये हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और इस गर्म वाली हवा को ऊपर उठा लेती है। ये ऊपर और उठ नहीं पाती, इसलिए क्या होता है, इसमें जो नमी होती है वो नीचे जम जाती है और इससे कभी कभी पाला जमता है। पाला, घाटी समीर के कारण कई बार तापमान बहुत कम हो जाता है और पाला जम जाता है। पाला यानी बर्फ। इसीलिए पर्वतीय भागों में खेती, कभी भी कृषि जो है वो घाटी क्षेत्रों में नहीं की जाती। आप देखोगे तो यहां चलते चलते ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा खेत आएंगे, सीढ़ी नुमा खेतों में की जाएगी कृषि। कृषि जो है वो सीढ़ी नुमा खेतों में की जाएगी, घाटी में नहीं की जाएगी, क्योंकि घाटी में पाला पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल है बातों को, इतना आसान तो कुछ भी है ही नहीं। देखो, भूगोल में जिसको आने लग जाता है उसको सब कुछ आने लग जाता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। थोड़ा सा जोर आता है एक बार समझ में आने में, फिर कोई दिक्कत रहती नहीं है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो पढ़ा दे। दूसरी पवन, पर्वत समीर एवं घाटी समीर। पहली बात आप देखिए, ये पवन भी दैनिक पवन है। ये पवन भी दैनिक पवन है। एक बात तो ये समझे, दिन में घाटी की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। दिन में घाटी की पवन गर्म होकर ऊपर उठती है, तो फिर कहां से चली? घाटी से, जिसे घाटी समीर कहते हैं। जिसे घाटी समीर कहते हैं। क्यों कहते हैं घाटी समीर?
क्योंकि घाटी से चलती है, इसे आरोही पवन या एनाबेटिक पवन कहते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब तो केवल चढ़ना है, तो चढ़ तो रही है, इसलिए इसको चढ़ती हुई पवन कहते हैं। और कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इसका नाम है आरोही, इसका नाम है अवरोही। एक इस पवन को गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे खींचता है, ग्रेविटी भी नीचे खींचता है। तो कई बार इसी पवन का एक नाम और भी हो जाता है, गुरुत्व पवन। बताओ, गुरुत्व पवन क्यों हो गया? क्योंकि ठंडी होने के बाद भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी तो ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचेगी, इसलिए इसका गुरुत्व पवन भी नाम होता है। ओके जी। अब देखो, रात्रि में पर्वतीय चोटी की पवन जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है। सर क्यों जल्दी ठंडी होती है? क्योंकि पर्वत जो होते हैं वो विकिरण खिड़की होते हैं, जल्दी रेडिएशन छोड़ते हैं, इसलिए ठंडी होती है। तथा यह ठंडी होकर भारी होने के कारण, ठंडी होगी तो भारी होगी, और भारी होगी तो क्या करेगी? नीचे उतरेगी। ठंडी होकर पर्वतीय ढाल के सारे नीचे उतरती है, पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है, जिसे पर्वत समीर अवरोही पवन। इसी अवरोही का नाम होता है आपका केटाबेटिक, तो इसको केटाबेटिक भी कहते हैं, केटाबेटिक गुरुत्व पवन भी कहते हैं। ठीक है जी, ये आपकी बात थी। हाँ, पर्वत समीर के कारण घाटी में कोहरा उत्पन्न होता है, कोहरा उत्पन्न होता है क्योंकि गर्म और ठंडी हवा टकराती है, और गर्म और ठंडी टकराएंगी तो कोहरा उत्पन्न होगा। तथा कभी कभी पाला भी पड़ता है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि घाटी क्षेत्रों में ना करके पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेतों में की जाती है। ये आपकी बात थी भी, कौन सी पवन की? पर्वत समीर और घाटी समीर की। बताओ, बात समझ में आ गई? तो
यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब हमारे पास एक पवन और बच गई, तीसरी और सबसे आखिरी, और वो आपकी थी स्थानीय पवन, जिनको हम बोलेंगे लोकल विंड्स। ये स्थान विशेष पे चलेंगी, इनका कोई क्षेत्र नहीं होगा। एक बात और बताऊंगा, ध्यान सुने। इन पवनों पर कोरियालिस बल का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि थोड़ी दूरी तक चलती हैं और थोड़ी दूरी तक पवनों की दिशा में विक्षेपण नहीं होता है। सबसे ज्यादा कोरियालिस बल का प्रभाव ध्रुवीय पवन पे होता है, और कौन सी पवन पे होता ही नहीं है? स्थानीय पवन पे नहीं होता। ज्यादा जल समीर स्थल समीर पे भी नहीं होता, वो भी तो थोड़े क्षेत्र में चलती, लेकिन स्थानीय पवन पे तो कोई प्रभाव नहीं होता। और इनका अपना विशेष गुण होता है, ये या तो गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं या कोई ना कोई विशेष काम करती हैं। ओके, तो देखिए आप, हमारी पहली बात, हाँ, ये पवन स्थान विशेष एवं समय विशेष पर चलती है। मतलब इनका स्थान भी इनका होता है और टाइम भी इनका होता है। पश्चिमी राजस्थान में चलेंगी, केवल मई में चलेंगी, लू कहलाएंगी, तो स्थानीय पवन है। अब ऐसा नहीं पृथ्वी पे 5 से 10 डिग्री के बीच चलेंगे ना, क्षेत्र में नहीं चलती, स्थान पे चलती हैं। ओके, अगली बात, इन पवनों पर कोरियालिस बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पवनों पर कोरियालिस बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगली बात, इन पवनों का अपना विशेष गुण होता है, अपनी खुद की खास बात होगी। अब हम पढ़ेंगे पहले गर्म स्थानीय पवन। हम पहले पढ़ेंगे गर्म स्थानीय पवन। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं चिनूक। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर एक पर्वत है रॉकी, ये आपका मैक्सिको, ये यूएसए, ये कनाडा, ये सब। ये वाला जो भाग होता है ये होता है प्रेरी का मैदान। ये पवन चलती है पहली चिनूक पवन है, नाम है चिनूक। सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है ये स्थानीय पवन में। देखो, ये पवन यहां से इस रॉकी पर्वत को पार करके और प्रेरी के मैदान में नीचे उतरती है। आपको पता है कोई भी पवन पर्वत से टकरा के नीचे उतरेगी तो गर्म होगी, और इस समय इस पूरे प्रेरी के मैदान पे बर्फ जमा होती है, और ये पवन रॉकी पर्वत को पार करके नीचे आती है, इसलिए ये कैसी होती है? गर्म व शुष्क इसलिए होती हैं कि ये वर्षा जो करनी होती है वो इधर ही कर देती है, तो उधर तो नीचे उतरेंगी तो आर्द्रता बढ़ेगी, तो शुष्क होती है। गर्म और आर्द्र पवन होती है, और इस समय प्रेरी का मैदान बर्फ से ढका होता है। जैसे चिनूक आती है सारी बर्फ पिघल जाती है, और यहाँ के जो मूल लोग हैं, रेड इंडियन लोग, यहाँ की मूल जो प्रजाति है, वो इन पवनों को चिनूक बोलती है, जिसका मतलब होता है हिम बक्षणी।
बर्फ को खाने वाली पवन, इस चिनुक का मतलब है हिम भक्षणी, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, बात खत्म। चिनुक रेड इंडियन भाषा का शब्द है, रेड इंडियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है हिम भक्षणी, हिम भक्षणी, बर्फ को खाने वाली, हिम भक्षणी बर्फ को खाने वाली पवन होती है, या बर्फ को खाने वाली पवन। ये मैन आपको ऐसे कराऊंगा, फिर सिर्फ ये बता दूंगा कहां चलती। अगली बात, ये पवन शीतकाल में, शीतकाल में रॉकी पर्वत को पार करके, रॉकी पर्वत को पार करके प्रेरी के मैदान, प्रेरी के मैदान, और प्रेरी का मैदान होता कहां है? यूएसए व कनाडा सीमा पर, दोनों में होता है, दोनों में होता है। आप सीमा को हटा दो, यूएसए और कनाडा मान लो बस। प्रेरी के मैदान में चलती है। कैसी पवन है यह? गर्म व शुष्क पवन है, और जैसे ये पवन आएगी यहां की बर्फ पिघल जाएगी, और बर्फ पिघलते ही यहां गेहूं की खेती शुरू हो जाएगी। इसलिए ये पवन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां के लोगों के लिए। ओके जी, अब हम चलेंगे 2 नंबर पवन पे। 2 नंबर जो हमारी पवन है वो है फोन। फोन, सेम तरीका, सेम सिस्टम, सेम बातें हैं। ये आपका यूरोप महाद्वीप, ये भूमध्य सागर होता है, और यहां एक पर्वत होता है आल्प्स, आल्प्स, और ये पवन इधर से ऐसे चलती, इधर से इधर चलती, सेम चिनुक की तरह चलती हैं। तो आप सबसे पहली बात लिखेंगे, चिनुक के समान गर्म व शुष्क पवन, गर्म व शुष्क पवन। ठीक है सर, गर्म है शुष्क है, पर्वत से नीचे उतरेगी तो गर्म और शुष्क होगी। ओके, दूसरी बात, यह यूरोप महाद्वीप में, देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जो है उसमें आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलानों पर चलती है, उत्तरी ढलानों पर चलती है। ठीक है जी, और बात बताओ क्या है इसकी? इससे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जलवायु उद्यान, स्विट्जरलैंड की जलवायु का उद्यान, उद्यान यानी पार्क, क्योंकि बर्फ पिघला देगी और फिर स्विट्जरलैंड में सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, इसलिए इसको स्विट्जरलैंड की जलवायु का उद्यान कहते हैं। भाई जैसे आएगी तो बर्फ पिघलेगी ना, इसलिए इसका यह नाम होता है।
अब आपको पता होना चाहिए, ये हमारे नीचे, ये आपका एक महाद्वीप होता है इधर, अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप होता है, ये 0 डिग्री होती है। ये वाला डेजर्ट है सहारा, सारा। और आपको पता है ये गिन्नी की खाड़ी है, गिन्नी की खाड़ी है। एक सहारा मरुस्थल से इधर गिन्नी तट की ओर एक आंधी आती है, आंधी, और इस गिन्नी तट पे बहुत सारे मच्छर मक्खी होते हैं। जैसे ये आंधी आती है सब मच्छर मक्खी मर जाते हैं, और इसलिए इस पवन को हरमटन कहते हैं। और इधर हरमटन का मतलब होता है डॉक्टर, मतलब इसको डॉक्टर पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं, ये इसका नाम है। तो आपके लिए तीसरी पवन आ गई, हरमटन। सबसे ज्यादा बार सेकेंड ग्रेड वगैरह में खूब बार पूछा हुआ सवाल है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में। हाँ, कहां से कहां चलती है? सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से गिन्नी तट की ओर, तट की ओर चलने वाली शुष्क व धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी होती है। इससे गिन्नी तट के मच्छर एवं मक्खी मर जाते हैं। इससे गिन्नी तट के मच्छर मक्खी मर जाते हैं, जिससे गिन्नी तट पर लोगों को बीमारियों से राहत मिलती है, बीमारियों से राहत मिलती है। अतः इन पवनों को डॉक्टर पवन कहते हैं। डॉक्टर, एक्चुअली वहां डॉक्टर को ही हरमटन कहते हैं, डॉक्टर पवन कहते हैं। हमारे यहां पे भी तो कहीं वैद लिखा होता है, कहीं हकीम लिखा होता है, कहीं डॉक्टर लिखा होता है, ऐसे वहां हरमटन डॉक्टर का नाम होता है। समझ में आई बात? अब ऐसी गरम, शुष्क, धूल भरी हवाएं, सब जगह अलग अलग नाम होता है इनका। ठीक है, अब आपको चित्र बना बना के समझाने की मुझे लगता नहीं है जरूरत है। देखो और बता देता हूं, ऐसी ही गरम एवं शुष्क पवन ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर कहलाती है, फील्डर कहलाती है। आपको भी पता है जब गर्म और शुष्क पवन आएगी तो धरातल की नमी को सोख लेगी और धरातल में मोटी मोटी दरार पड़ जाएंगी, इसलिए दरार पड़ गई तो धरातल ब्रिक हो गया, ब्रिक, इसलिए इसका नाम है ब्रिक फील्डर। कहां है ये नाम? ऑस्ट्रेलिया में। इतना याद रखना है, ब्रिक फील्डर गर्म पवन है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, बात खत्म। बस और बताओ। हां, अगली बात, ऐसी ही गर्म एवं शुष्क पवनों को यूएसए में ब्लैक रोलर कहते हैं। ब्लैक रोलर कहते हैं। ब्लैक रोलर इसलिए कहते हैं कि जैसे ये पवन आती सब कुछ जल जाता है और ब्लैक हो जाता है, इसलिए इनका नाम होता है ब्लैक रोलर।
क्या नाम हो जाता है? ब्लैक रोलर। ठीक है, ऐसी ही गर्म एवं शुष्क पवनों को मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया दजला फरात वाला क्षेत्र होता है, इराक भी कह सकते हो आप इनको, फारस की खाड़ी का क्षेत्र भी कह सकते हो, इराक के अलावा फारस की खाड़ी क्षेत्र में क्या कहते हैं? शामल कहते हैं, शामल, शामल कहते हैं। उल्टा लिख दिया हमने। ये जो है ये एक और नाम आ गया, मेसोपोटामिया फारस की खाड़ी क्षेत्र में शामल कहते हैं। अच्छा, एक और भी आप सुन लो, न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं ऐसी पवनों को? न्यूजीलैंड में ऐसी ही गर्म और शुष्क पवनों का नाम होता है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर नाम होता है, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहते हैं। यह भी कैसी पवन? ऐसी ही गर्म एवं शुष्क पवन नॉर्वेस्टर होती है। ये सब आपकी ऐसी ही पवन है। अब हम अगली पवन की ओर चलते हैं और अगली पवन हम पढ़ेंगे सिराको। सबसे ज्यादा बार हार्मटन के बाद कोई पवन आई है तो वो सिराको आई है एग्जाम में। यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड से लेके थर्ड ग्रेड दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस तक इसका सवाल आया है। सिराको, आपको पता होना चाहिए सिराको का मामला क्या होता है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला यूरोप महाद्वीप है, और ये आपका एक देश है इटली। कौन सा देश है? इटली। इतनी देर में तो आप लिख दिया करो इटली। अब होता क्या है, ये वाला बीच में है सागर, आप सबको पता होगा, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। ठीक है जी। अब होता क्या है, इस सारा मरुस्थल से पवन जाती है, धूल भरी होती है और अपने साथ सारा मरुस्थल की लाल रेत उड़ाकर ले जाती है। और जैसे भूमध्य सागर को पार करती हैं, इन पवनों में आ जाती है आर्द्रता, और इटली में यहां पर्वत से टकरा के वर्षा करती हैं। इटली में ये पवन वर्षा करती है लाल रंग की, और उस लाल रंग की वर्षा का नाम होता है रक्त वृष्टि, और इन पवनों का नाम होता है सिराको, खून की वर्षा करने वाली पवन। बस इतनी बात है। और क्या बात है? सिराको पवन, पहली बात। कहां से कहां चलती? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर को पार करके इटली में चलती है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर को पार करके इटली में चलती है। भूमध्य सागर से ये पवन आर्द्रता ग्रहण करके लाती है, आर्द्रता ग्रहण करके लाती है, या आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, कर लेती है। अतः इटली में क्या करती है? इटली में अपने साथ सारा से लाल रेत लाई थी, इसलिए लाल वर्षा करती। इटली में लाल रंग की वर्षा करती है,
लाल रंग की वर्षा करती हैं, अतः इससे रक्त वृष्टि तथा इन पवनों को सिराको कहते हैं। सिराको कहते हैं, मतलब सीधी सी बात यह है कि ये वर्षा तो होगी रक्त वृष्टि, खून की वर्षा, लाल रंग की वर्षा, और पवन होगी शिराको, ब्लड रेन भी कह देते हैं इसको, ब्लड रेन। हाँ, रक्त वृष्टि का मतलब ब्लड रेन ही तो होता है ना, तो इसको ब्लड रेन भी कह देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, और बताओ कोई और बात पवन में बच गई हो तो। अरे बच्ची है क्या? चलो, अब हम एक काम और कर लेते हैं, एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं। ऐसी हम एक सारणी बना लेंगे, उसमें हम नाम लिख देंगे। पवन का नाम और क्षेत्र। पवन तो सारी गर्म है ही, पवन तो गर्म ही, क्योंकि हमारी चली गर्म पवन रही, ठंडी पवन तो हमने अभी पढ़ी ही नहीं। तो पहली है आपकी, एक पवन चलती है अबूब। अबूब बताओ कहां चलती है? ये चलती है सूडान में, सूडान के नूबियन मरुस्थल में। ये भी एक प्रकार की आंधी है बस। दूसरी सांता आना, सांता आना पवन। सांता आना पवन कहां चलेगी? यूएसए के मोजावे मरुस्थल में, यूएसए के मोजावे मरुस्थल में चलेगी। ब्लैक रोलर हमने बताई दी, ब्रिक फील्डर हमने बताई दी, या फिर से लिखो बताओ? ब्लैक रोलर ये कहां चलेगी? यूएसए। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है। सब गर्म पवन है, ये बात याद रखना। एक जोंडा, जोंडा जोंडा पवन है, वो चलती है अर्जेंटीना में। जोंडा चलती है अर्जेंटीना में। 7 नंबर आप बताओ? सिमूम, सीमूम अरब मरुस्थल। सर अरब मरुस्थल कहां है? ज्यादातर भाग सऊदी अरब में है, तो आप सऊदी अरब में मांग लो। और बता दो भाई, एक सामल, सामल नहीं लिखी ना? सामल पवन कहां चलती है बताओ? इराक। सामल इराक में चलती है। यामो, यामो कहां चलती है? यामो जापान। बहुत दिनों तक आप इनको याद करोगे तब याद होंगे। और काराबुरान, काराबुरान नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसा एक डेजर्ट होता है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में आपका काराबुरान होता है। एक हम बहुत विशेष तो भूल ही गए भी, खमसीन। खमसीन कहां चलती है?
मिस्र, खमसीन मिस्र में चलती है। और बता दो एक गिबली, गिबली पवन भी चलती है, गिबली। और गिबली पवन चलती है आपकी लीबिया में, लीबिया व ट्यूनीसिया, लीबिया व ट्यूनीसिया में चलती है। और एक आपकी आखिरी के साथ बंद कर देंगे, लू। भारत की बात करें तो इसका आएगा उत्तरी पश्चिमी भारत। अभी हम विश्व की भूगोल पढ़ रहे हैं, ने की राजस्थान की, तब उत्तर आएगा उत्तरी पश्चिमी भारत। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण ठंडी पवनों की। हम बात करेंगे महत्वपूर्ण ठंडी पवन। अच्छा जी, ठंडी पवनों की बात करें तो सबसे पहले आएगी आपकी मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कहां चलती है मिस्ट्रल, बताओ भाई? तो ये फ्रांस में चलती है, बस इतने याद रख लेना, फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन, फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन। ओके जी, और बताओ मिस्ट्रल के अलावा? शाबाश, ये तो नाम है, याद करने पड़ेंगे बार बार। जैसे देखो इनको याद कर लोगे तो हो जाएगी। बोरा, बोरा, बोरा इटली की पवन है, बोरा। ठंडी गर्म की पहचान जरूर रख लेना, ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, इनमें से कौन सी पवन भिन्न है, 3 गर्म 1 ठंडी। तो ठंडे वाली 5 ही है, 5-4 याद कर लोगे। एड्रियाटिक तट, एड्रियाटिक तट, या पूर्वी यूरोप में चलने वाली ठंडी पवन। तो कुछ भी नहीं होता, बस इतनी बतानी है, गर्म है ठंडी है, तो उसमें आप क्या क्या करोगे बता दो बस। बोरा ठंडी पवन है। एक का नाम है हिम झंझावत। हिम झंझावत नाम से ही पता चल रहा है, हिम झंझावत का मतलब क्या है? हिम झंझावत का मतलब है कि ये जो आपकी पवन है, ये बर्फ लाएगी, बर्फ बर्फ बहा लाएगी। कई कई जगह इसको ब्लीजार्ड भी कहते हैं, ब्लीजार्ड। हिम झंझावत या ब्लीजार्ड, ये कहां चलती है? ये सब जगह एक ही नाम है इसका। कहां कहां? साइबेरिया में। ये सब ध्रुवीय पवन है, साइबेरिया, कनाडा, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जो भी भाग है, यूएसए व अंटार्कटिका, ये तो नीचे है, अंटार्कटिका में चलने वाली बर्फीली पवन। अच्छा जी, बर्फीली पवन होती है, इसमें बर्फ आती है। एक बुरान, बुरान, बुरान जो होती है वो कहां चलती है? रूस व मध्य एशिया, नहीं भाई साइबेरिया, मध्य एशिया तक तो पहुंचती नहीं है, साइबेरिया में रह जाती है। तो मध्य साइबेरिया में चलने वाली ठंडी पवन, ठीक है। एक और होती है बाइज। बाइज, बाइज जो होती है
वो दक्षिणी फ्रांस की ठंडी पवन है, दक्षिणी फ्रांस की ठंडी पवन। आप लोग कोई और ज्यादा चाहते हो तो आपको नोट्स भेज देंगे, और आजकल तो नोट्स हर जगह मिल जाते हैं, इसके मैंने बहुत सोशल मीडिया पे डाल रखे। आप कहीं पर भी आप JAGLAN जागलान और सर ये आप लगाओगे तो वहीं मिल जाएगा। ये मैटर तो सब जगह मिलता रहता है, टेलीग्राम वेलीग्राम सब जगह, कोई इशू नहीं होता। ओके, आज के लिए इतना ही, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं चाय पी लेता हूं, आप रेस्ट कर लो। ओके, हमारा विशाल का टॉपिक चला आ रहा था, वो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही।